Hello guys, welcome back to my channel UPSC or Nothing, and we are back again with another video on daily current affairs through MCQ series। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 16 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। तो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 10 टॉपिक्स, जिसमें से पहला टॉपिक है अपना आर्टिकल 371A, मूविंग ऑन एयर बबल अग्रीमेंट, सृजन पोर्टल, followed by flood forecasting initiative, then a question on inclusive vaccine alliance, then e-way bill, ammonium nitrate, a question on value nachiar, fishing cats, and at last RBI surplus distribution policy पर भी एक question है। So our first question of the day is Article 371A of the Constitution of India gives special status to which of the following states? Our options are Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, या Nagaland. All right. Our correct option is D, that is Nagaland. Article 371A gives special status to Nagaland. अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नागालैंड और मणिपुर ने 74th नागा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है 14th ऑफ अगस्त को। एंड इसलिए भी ये आर्टिकल न्यूज़ में था बिकॉज अरुणाचल प्रदेश ने अभी डिमांड की है कि उसको 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड किया जाए, ठीक है, या फिर आर्टिकल 371A के अंदर भी उसको इंक्लूड करने की मांग उठ रही है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सी, इन नागालैंड द डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द स्टूडेंट्स बाय होस्टिंग नागा नेशनल फ्लैग। देन नागालैंड बिकेम अ स्टेट इन 1963। देन नागालैंड सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन December 1st। ठीक है, अब ये नागा इंडिपेंडेंस डे अलग है और स्टेटहुड डे अलग है। स्टेटहुड डे इसका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। क्यों? बिकॉज 1963 में नागालैंड एक फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था असम से अलग होके, और ये अपनी कंट्री का 16th स्टेट बना था उस टाइम पे। देन अनदर इन्फॉर्मेशन इज दैट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो नागास अंडर द नागा नेशनल काउंसिल वांटेड टू रिमेन फ्री, जिसकी वजह से उन्होंने 1951 में एक प्लेबिसाइड करवाया था जिसमें नागालैंड के पॉपुलेशन में से 99.9% ने वोट किया था नागा इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। और जिसके बाद फिर उसके बाद 1952 और 1957 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें भी नागालैंड के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एयर बबल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? Our statements are: it refers to a bilateral agreement that India has signed with specific countries to allow their national carriers to ferry passengers back and forth from India. Second, Indians holding any kind of visa valid under this agreement can travel to UK, USA, Canada, and UAE. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. Take a pause, think about it. ऑलराइट, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जिसमें दो कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि एयरप्लेन्स के थ्रू, बेसिकली जो नेशनल कैरियर्स हैं, जो एयरप्लेन्स हैं, उसके थ्रू एक दूसरों के जो सिटीजन्स हैं वो एक्सचेंज होंगे, मतलब वो ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे के कंट्रीज के बीच में विदाउट एनी हिंड्रेंस। मतलब वहाँ पे जाके जो क्वारंटीन करना पड़ता है, जो टेस्ट लेने पड़ते हैं व्हेन वी ट्रैवल टू अनदर कंट्री इन वेक ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पहले से अगर मान लो किसी इंसान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो 14 डेज प्रायर उसको क्वारंटीन रहना पड़ेगा अपने ही कंट्री में, बट वहाँ जाके उस कंट्री में जाने के बाद क्वारंटीन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया ने इस टाइप के कुछ अग्रीमेंट्स किए हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, फ्रांस और जर्मनी के साथ भी बात चल रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। और इस इंडिया के केस में क्या है कि इंडियंस होल्डिंग एनी काइंड ऑफ वीज़ा विल बी वैलिड अंडर द एग्रीमेंट, लेकिन ये रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, मतलब दूसरी कंट्री की साइड में, मतलब इंडिया के साइड में कोई भी किसी भी टाइप का वीज़ा होगा वो ट्रैवल कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, बट दूसरी कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं उनके पास अगर एसेंशियल वीज़ा होगा तभी वो इंडिया आ सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जनरली रेसिप्रोकल होता है ये अग्रीमेंट, बट इंडिया के केस में थोड़ा अलग है। इंडियंस किसी भी टाइप का वीज़ा ले वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उनका लिए सिर्फ एसेंशियल वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर इस टाइप के कुछ एग्रीमेंट्स दूसरी कंट्रीज़ ने भी किए हैं, जैसे अपने जो बाल्टिक स्टेट्स हो गए, जैसे लाटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, इन्होंने भी आपस में इस टाइप का अग्रीमेंट कर रखा है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इस टाइप का अग्रीमेंट कर रखा है। इस तरह से अभी एग्रीमेंट काफ़ी चल रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सृजन पोर्टल? और स्टेटमेंट्स आर: इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेंस इक्विपमेंट एंड आइटम्स that can be taken up for indigenization by private sector companies. Second,
It will display those items that are being imported currently in the country. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause. ओके पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेंस इक्विपमेंट दैट कैन टेक अप फॉर इंडिजिनाइजेशन बाय प्राइवेट सेक्टर. ये बिल्कुल सही है. सेकंड बोल रहा है कि इट विल डिस्प्ले दोज आइटम्स दैट आर बीइंग इम्पोर्टेंट करेंटली इन द कंट्री. ये भी बिल्कुल सही है. आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ वन एंड टू. अब क्या है कि रिसेंटली आत्मनिर्भर वीक खत्म हुआ है और उसके लास्ट डे में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक सृजन पोर्टल है. इसमें जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट और आइटम्स हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्री से और जो फ्यूचर में होने वाले हैं वाया डिफेंस पीएसयूज, वो सारे डिस्प्ले किए जाएंगे. और सारे वेंडर्स हैं जो इंडिया के लोकल वेंडर्स हैं, उनको इसके थ्रू इनवाइट किया जा रहा है कि वो ये लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स देखें और उसको इंडिया में ही बनाने की कोशिश करें या फिर ट्राई करें. तो इसकी वजह से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव जॉइंड हैंड्स विद CWC, that is Central Water Commission for Flood Forecasting Initiative. और ऑप्शंस आर Amazon, Google, Microsoft या फिर Facebook. ऑल राइट, आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज गूगल. अभी रिसेंटली गूगल ने CW के साथ ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है. इसमें क्या होगा कि गूगल कुछ अलर्ट्स भेजेगा उन लोगों के मोबाइल में जिनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स होंगे और विथ लोकेशन सर्विसेज, उनको अलर्ट्स भेजेगा. और ये अलर्ट्स क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि यूजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में फॉर देयर सेफ्टी जहाँ पे भी फ्लड्स आ रहे होंगे. फिर अगर वहाँ पे कहीं भी करंट फ्लडिंग सिचुएशन है किसी भी एरिया में, तो वहाँ का विजुअल ओवरव्यू भी देख सकता है वो पर्सन. ठीक है. कैसे? वो वहाँ पे वाटर लेवल शो करेगा, जो ये इंफॉर्मेशन है वो वाटर लेवल शो करेगा उस दिन की और नेक्स्ट डे की, जिसकी वजह से पता चल सके कि भाई वाटर लेवल क्या है, क्या बाहर निकलना सेफ है या नहीं सेफ है. तो उसकी वजह से जो ये अलर्ट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे पीपल के लिए. और इस तरह के अलर्ट्स अभी जो असम फ्लड्स थे और बिहार फ्लड्स थे वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल हुए हैं सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए. नाउ अनदर थिंग कि इसमें क्या होगा कि कलर कोडेड मैप्स भी अवेलेबल होंगे गूगल में, जिसके थ्रू जो फ्लडेड एरियाज होंगे वो कलर कोडेड होंगे. और जब उसमें अपन क्लिक करेंगे तो उनका एक ब्रॉडर और लार्जर पिक्चर खुलेगी, जिसकी वजह से अपन जूम करके देख सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गूगल द्वारा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फॉर्म्ड इंक्लूसिव वैक्सीन अलायंस. आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज ने ये अलायंस बनाई है. फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, नीदरलैंड, इनमें से कौन से मेंबर्स हैं इस अलायंस के. और ऑप्शन आर 1, 2 एंड 3, 1, 2, 4 एंड 5, 2, 3, 4 एंड 5 या फिर ऑल ऑफ द अबव. ओके. क्या फ्रांस है इस अलायंस का मेंबर? यस. जर्मनी है? यस. इटली? यस. नेदरलैंड्स? यस. यूके? नो. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी विच इज़ 1, 2, 4 एंड 5 ओनली. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कोविड-19 के जो सिचुएशन चली है उसके बीच में अलग अलग अलाइंसेज आ रहे हैं. उसी तरह यूरोपियन यूनियन का अलायंस है ये इंक्लूसिव वैक्सीन अलायंस, जो फ्रांस, जर्मनी और इटली और नेदरलैंड से मिलकर बनाया है. और ये क्या करते हैं, ये नेगोशिएट करेंगे जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ फार्मा कंपनीज से नेगोशिएट करेंगे और डील करेंगे. वैक्सीन्स हैं जो डेवलप हो रही हैं कोविड-19 की, उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए. तो जितने भी बड़े बड़े फार्मा कंपनीज हैं जो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, उनसे प्रोक्योरमेंट का ये डील है बेसिकली. उस डील के लिए ये अलायंस बनाया गया है. और ऐसा नहीं कि 4 कंट्रीज ने अलायंस बनाया तो सिर्फ 4 कंट्रीज ही वैक्सीन्स लेंगी, नहीं. जो ये वैक्सीन्स खरीदे जाएंगे वो EU के सारे मेंबर्स को प्रोवाइड की जाएगी. उसी तरह एक दूसरा भी अलायंस है विच इज़ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गैवी. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या कह लीजिए टाई अप है पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बीच में. इसमें सारे गवर्नमेंट्स, NGOs, प्राइवेट एंटिटी सब कोई मिल के वैक्सीन्स क्रिएट करने की टाई अप कर रहे हैं. और इसमें सब मिल के वैक्सीन्स को बनाएंगे और बोथ डेवलप और अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज़ में इसको सप्लाई की जाएगी. और ये जो गेवी जो ये प्रोग्राम है, ये इंडिया ने सपोर्ट किया है और इंडिया ने $15 मिलियन भी इसमें प्लेज किए हैं. और इंडिया ने अभी रिसेंटली, आपको पता ही होगा, कोविड-19 के बीच में अपना कितना ज़्यादा अपनी मेडिकल सप्लाईज और मेडिसिन एक्सपोर्ट किए हैं अलग अलग कंट्रीज़ को. अराउंड 120 कंट्रीज़ को इंडिया ने सप्लाईज की है. फिर जो ये गेवी है, इट हैज़ ऑल्सो गॉट अ ऑब्जर्वर स्टेटस विथ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली.
तो ये WHO की जो ये WHA है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसमें भी इसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो ये न्यूज़ में था, ये दोनों अलायंस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ई-वे बिल एंड चूज द करेक्ट आंसर। और ऑफ स्टेटमेंट्स आर: it is an electronic challan which shows that tax has been fully paid before goods are moved from one place to another. Second, it can only be issued for interstate movement of goods. Third, this is required for carrying any consignment of goods of value exceeding rupees 5 lakhs. Our options are 1 only, 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. ई-वे बिल के बारे में क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट्स बताइए। ओके, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चालान, जो दिखाता है कि गुड्स का जो टैक्स है, जो ट्रांसपोर्ट होना उनका पहले से पे हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। तो किसी भी गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्टेट से या दूसरी स्टेट या फिर विद इन स्टेट भी, ये आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल में। तो उसका ये ई-वे बिल फिर नंबर निकलता है, उसको ये ई-वे बिल बोलते हैं। सेकंड सेज दैट इट कैन ओनली बी इशूड फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये गलत है, अपन ने डिस्कस किया, ये इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दोनों हो सकता है। देन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग एनी असाइनमेंट ऑफ गुड्स वैल्यूइंग एक्सीडिंग 5 लाख, ये भी गलत है, ये 5 लाख नहीं है, ये 50,000 है। 50,000 से ऊपर का माल अगर आप बेच रहे हो या कहीं भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसके लिए ई बिल का रजिस्ट्रेशन पहले से ज़रूरी है और ये ई-वे बिल नंबर लेना ज़रूरी है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने अप्रूव किया है ई-वे बिल फॉर इंट्रा स्टेट गोल्ड मूवमेंट, मतलब विद इन स्टेट गोल्ड मूवमेंट का ई-वे बिल के थ्रू अब ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। फिर ये जनरेट होता है अपना जीएसटी पोर्टल से, ठीक है। फिर अपन ने देख लिया 50,000 का, और सेल्स बियॉन्ड 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर के आगे भेजना है और 50,000 से ऊपर का है तो ये ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। फिर इस ई-वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इनवॉइस की डिटेल्स होती हैं और पार्ट बी में व्हीकल जो उनको कैरी कर रहा है उनकी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। देन इट वॉज लॉन्च टू फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इम्प्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ व्हीकल्स। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये ई-वे बिल, ठीक है। अनदर थिंग इज कि पहले ये गोल्ड ई-वे बिल के अंडर में क्यों नहीं था, वो इसलिए क्योंकि जो ये डिटेल्स हैं जो इसके इनवॉइस में पार्ट ए और पार्ट बी में रहती हैं, दैट माइट क्रिएट अ सिक्योरिटी इशू, दैट इज वाई गोल्ड एंड प्रीवियस स्टोन्स वर केप्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ ई-वे बिल। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं ई-वे के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमोनियम नाइट्रेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Our statements are: it is the main ingredient in the manufacture of commercial explosives used in mining and construction. Second, it is a common chemical ingredient of agricultural fertilizers. Third, it is not soluble in water. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, all of the above. अभी ये न्यूज़ में इसलिए था अमोनियम नाइट्रेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि बेरूट में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जो कि लेबनान की कैपिटल है, और ये अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट से ही हुआ था, इसलिए न्यूज़ में था। और अभी रिसेंटली इंडिया ने कुछ मेडिकल सप्लाईज और वो सब ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भेजी हुई है लेबनान में, जिसकी वजह से ये अभी फिर से न्यूज़ में था। ओके, अपना पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स यूज्ड इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज एन एक्सप्लोसिव। देन इट इज़ अ कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स, ये उसमें भी यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज रॉन्ग, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1 एंड 2 विच इज़ बी, ठीक है। फिर जो अपना अमोनियम नाइट्रेट है, दैट इज फॉर्मूला गोज बाय NH4NO3, ठीक है। नाउ इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। प्योर अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव ऑन इट्स ओन, मतलब प्योर अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव नहीं है। इट इज क्लासिफाइड एज एन ऑक्सीडाइजर अंडर UN क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। अगर ये किसी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स हो रहा है लाइक फ्यूल और सम अदर कंटेमिनेंट्स, तब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एक्सप्लोसिव साबित हो सकता है। देन इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और उसके मेन इंग्रेडिएंट्स अपन ने देख ही लिए कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है। फिर इंडिया में इसका क्या स्टेटस है अमोनियम नाइट्रेट का। इंडिया में ये अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के अंडर और एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 के अंडर में रेगुलेट होता है। फिर जो रूल्स हैं वो ऐसा भी प्रोविजन बनाते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को लार्ज क्वांटिटीज़ के पॉपुलेटेड एरियाज में रखना इलीगल है। फिर
ये जो रूल्स और एक्ट हैं ये डिफाइन करते हैं कोई भी मिक्सचर या कंपाउंड अगर उसमें 45% से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट बाई वेट की क्वांटिटी है तो उसको अमोनियम नाइट्रेट माना जाएगा। देन इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना ज़रूरी है, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर में मिलता है, और एक लाइसेंस अमोनियम नाइट्रेट रूल्स के अंडर भी लेना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं, जो अपने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट वेलू नाचियार। ये एक हिस्टोरिक पर्सनैलिटी है, इनके बारे में क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स हैं, शी वॉज द क्वीन ऑफ मैसूर। सेकेंड, शी रेज्ड द बटालियन ऑफ वुमेन एंड नेम्ड इट उदयाल रेजिमेंट। थर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ स्टैम्प इन हर ऑनर इन 2008। और ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये बोल रहा है कि शी वॉज द क्वीन ऑफ मैसूर। ये गलत है, शी वॉज नॉट अ क्वीन ऑफ मैसूर, शी वॉज अ क्वीन ऑफ शिवा गंगा। शिवा गंगा की क्वीन थी, ये मैसूर की नहीं थी। सेकेंड, शी रेज द बटालियन ऑफ विमेन एंड नेम्ड इट उदयाल रेजिमेंट। ये बिल्कुल सही है। उदयाल एक उनकी बॉडीगार्ड की हेड थी जिसने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी क्वीन वेलू नाचियार को बचाने के लिए। इसके लिए उसके बाद इन्होंने इनके नाम पे एक रेजिमेंट भी चालू की थी। थर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज अ स्टैम्प इन हर ऑनर इन 2008। करेक्ट। तो अपना सही ऑप्शन हो जाता है सी, विच इज 2 and 3 ओनली। अब इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ रामनाथ किंगडम एंड मैरिड टू किंग मुथु, अ नेटिव ऑफ शिवागंगा। देन 1772 में क्या हुआ कि किंग मुटू और आर्कोट रूलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। और जैसे कि अपने को पता है कि आर्कोट रूलर्स ब्रिटिशर्स एलाइज थे, तो इन्होंने मिल के अपना ये रामनाथ किंगडम में अटैक किया और सबको मार डाला और किंग मुटू को भी मार डाला। अब रिवेंज लेने के लिए वेलू नाचियार ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ी जिसमें उन्होंने विमेन बटालियंस को रेस किया। ठीक है, जिसमें से एक रेजिमेंट थी उदयाल रेजिमेंट, जिनको कमांड कर रही थी उनकी लॉयल सब्जेक्ट विच वॉज कुएली। देन बाद में ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए उनको अपनी फोर्सेस बढ़ानी थी, जिसके लिए उन्होंने हैदर अली वो द किंग ऑफ मैसूर से टाई अप किया और उनको कन्विंस किया कि उनकी हेल्प करे। और रिटर्न में हैदर अली ने उनको 5,000 मैन का सपोर्ट दिया। उसके बाद उन्होंने अटैक किया शिवगंगा में वापस से, और उनको एक्वायर कर लिया उस फोर्ट को, और उसके बाद 10 साल तक रूल किया। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं इनके बारे में। ठीक है, अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक वेबिनार सीरीज अभी कंडक्ट की थी, टाइटल्ड देखो अपना देश। उसमें कुछ पर्सनैलिटीज, इवेंट्स और प्लेसेस को हाईलाइट किया गया था। उनमें से एक वेलू नाचियार थी अपनी। ठीक है, और जो बाकी तीन चीज़ें जो हाईलाइट हुई थी वो थे, एक बेंजामिन हॉर्नीमैन, ये ब्रिटिश एडिटर थे द बॉम्बे क्रॉनिकल के। फिर रोयापुरम रेलवे स्टेशन को हाईलाइट हुआ था, विच इज़ ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन इन द होल ऑफ इंडिया। फिर मद्रास रेजिमेंट, विच इज़ ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, फाउंड बाय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। ये चार हिस्टोरिकल चीज़ें, इवेंट्स या पर्सनालिटीज़ या जगह हाईलाइट हुए थे इस देखो अपना देश वेबिनार में, इसलिए न्यूज़ में था। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फिशिंग कैट्स। और स्टेटमेंट्स आर, इट इज़ नॉक्टर्नल इन नेचर। सेकेंड, इट ओनली प्रेज ऑन फिश। थर्ड, इट्स IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल। Our options are 1 only, 2 only, 2 and 3 only, and 1 and 3 only. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि नॉक्टर्नल नेचर में मतलब सिर्फ नाइट में एक्टिव होते हैं, दिस इज करेक्ट। सेकंड बोलता है कि इट ओनली स्प्रेज ऑन फिश, गलत। एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरा, कोई भी चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ खा के जिंदा नहीं रह सकता, मतलब आप सिर्फ रोटी खा के जिंदा नहीं रह सकता, आप हर टाइप की चीज़ें खाते हो। पर ये मेनली फिश खाती है ये कैट, इसलिए इसका नाम फिशिंग कैट है। बट इट जस्ट नॉट ओनली प्रेज ऑन फिश, ये आपके फ्रॉग्स, स्नेक्स वगैरह भी खाती हैं। ठीक है। थर्ड सेज दैट इट्स IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल, दिस इज करेक्ट। पहले इसका स्टेटस थ्रेटेंड में था, जिसका भी डिग्रेड करके, डाउन करके वल्नरेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, विच इज नो, करेक्ट ऑप्शन इज डी, विच इज 1 and 3 ओनली। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसकी पिक्चर है, फिशिंग कैट ऐसी दिखती है। और ये न्यूज़ में भी रिसेंटली इसलिए था क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है, और आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक टाई अप किया है एक मेडन एक्सरसाइज के लिए, जिसमें 10 फिशिंग कैट्स को कॉलरिंग की जाएगी, मतलब एक कॉलर बांधी जाएगी, जिसमें उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और ये जो फिशिंग कैट्स हैं जिनमें ये कॉलर बांधी जाएगी, वो कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। ठीक है। अनदर थिंग, फिशिंग कैट्स आर मेनली फाउंड इन सुंदरबंस, इन फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज along गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज एंड इन द वेस्टर्न घाट्स।
यहाँ पे मेनली इंडिया में पाई जाती है। फिर साइट्स के अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये प्रोटेक्टेड है। फिर इनका जो थ्रेट है वो श्रिम्प फार्मिंग की वजह से हो रहा है, जो मैंग्रोव्स में जो श्रिम्प फार्मिंग हो रही है इनकी, उसकी वजह से इनको हैबिटेट लॉस बहुत हो रहा है। देन द प्रोजेक्ट एम्स टू कैप्चर द फिशिंग कैट्स एंड कॉलरिंग देम विद लाइट वेट इक्विपमेंट कंटेनिंग द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नाउ मूविंग ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following statements are correct about RBI surplus distribution policy? Our statements are: it is in line with the recommendations of the Bimal Jalan Committee. Second, the Jalan Committee recommended that the CRB needs to be maintained at a range of 6.5% to 7.5% of the RBI's balance sheet. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यस, दिस पॉलिसी इज इन लाइन with Bimal Jalan Committee. Second says that it recommended that the CRB needs to be maintained at a range of 6.5 to 7.5% of RBI's balance sheet. ये गलत है. It is not 6.5. It is 5.5 to 6.5, ना कि 6.5 to 7.5. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ 1 ओनली. अब इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं. ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई ने डिसाइड किया है 57,000 करोड़ का जो सरप्लस आरबीआई का वो यूनियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने के लिए. ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था. अब अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इज दैट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई नीड्स टू मेंटेन सम सीआरबी विच इज कंटिजेंट रिस्क बफर टू इंश्योर द इकोनॉमी अगेंस्ट एनी रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस. मतलब आरबीआई को एक अपना एक सरप्लस, एक कहते नहीं कंटिजेंट बफर बना के रखना पड़ता है कि मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए रिसेशन आता है या कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है कंट्री में, तो उसको उभरने के लिए हमेशा एक बफर, कुछ पैसा हमेशा होना चाहिए ताकि एकदम से कंट्री फाइनेंशियल इमरजेंसी में ना चली जाए. ठीक है. फिर जलान कमेटी ने रिकमेंड किया था कि सीआरबी को हमेशा 5.5 to 6.5% में मेंटेन करना चाहिए. देन जो ये सीआरबी है ये एक फार्मूला बेस्ड हो चुका है इस रिकमेंडेशन के बाद. इसके पहले फार्मूला बेस्ड नहीं था, कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं था, जितना भी सरप्लस होता था आरबीआई अपने हिसाब से कर देता था. बट इसके बाद अब फार्मूला बेस्ड हो गया, एक पर्टिकुलर परसेंटेज सेट कर दी गई है कि इतना तो आरबीआई को मेंटेन करके रखना है और बाकी ट्रांसफर करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है. देन आरबीआई कैन ट्रांसफर इट्स सरप्लस द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट. जो ये करता है वो आरबीआई एक्ट 47 1934 के अंडर में सेक्शन 47 के अंडर में करता है. ठीक है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी ये सीआरबी पॉलिसी के बारे में. ये आपके आंसर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. अगर कुछ भी बीच में कई बार क्या होता है कि अपन आंसर्स वहाँ पे टिक करना भूल जाते हैं, कि अपन डिस्कस तो कर लेते हैं कौन से स्टेटमेंट सही हैं बट वहाँ मार्क करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपने लास्ट में ये दे दिया है ताकि आप लोग बाद में कंफर्म कर सकें. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़ एनालिसिस. आई थैंक you all guys for your time and efforts, and please, before ending the video, like, share and subscribe this channel. Thank you guys.